ओके, वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस। दिस इज संजय पांडे, केमिस्ट्री टीचर। हम लोग देखिए क्लास 11th में हम लोग चल रहा था केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर। केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग कहां पर आ गए हैं? वेरिएबल कोवैलेंसी, और उसका रीजन होता है D2 वैकेंट ऑर्बिटल। फिर अगर ये करते हैं कितने लेक्चर हो चुके हैं? 8 लेक्चर्स हो चुके हैं। तो आज हम लोग हेडिंग करिए लेक्चर नंबर 9, है ना। और हम लोग यहां पे चले थे वेरिएबल कोवैलेंसी। वेरिएबल कोवैलेंसी किस ब्लॉक की बात हो रही है? ये पी ब्लॉक की बात हो रही है, वेरिएबल कोवैलेंसी। अच्छा, वेरिएबल कोवैलेंसी वर्ड कहां अप्लाई करते हैं? मेटल्स में कि नॉन मेटल्स में? नॉन मेटल्स में, नॉन मेटल्स में। क्योंकि देखिए मेटल्स तो लेफ्ट हैंड साइड पे है ना, पीरियोडिक टेबल के एस ब्लॉक में, डी ब्लॉक में है। और ये जो वेरिएबल कोवैलेंसी की बात हो रही है, ये कहां पर हो रही है? पी ब्लॉक में हो रही है। हम लोगों ने ये कहा था जब डायगोनल ड्रॉ किया था हम लोगों ने, लास्ट टर्न पे हमने समराइज किया था ना इसको। देखिए सपोजिंग ये हम लोग की पीरियोडिक टेबल थी। चलिए यहां के बारे में बताइए। एस ब्लॉक है, वैलेंसी बताइए। डेफिनिट, बहुत अच्छा, डेफिनिट वैलेंसी। फिर ये बताइए डी ब्लॉक वेरिएबल वैलेंसी है कि नहीं? है। हाँ हाँ हाँ। अनस्टेबल कोर, अनस्टेबल कोर, हाँ अनस्टेबल कोर। फिर ये देखिए, ये बोलिए क्या है? हाँ, फिनोमेना बताना है। वेरिएबल वैलेंसी का फिनोमेना बताना है, नाम बताना है आपको। जैसे यहां पे अनस्टेबल कोर था तो यहां पे रीजन बताना है कि क्यों वेरिएबल वैलेंसी होती है। इनर्ट, हाँ इनर्ट इलेक्ट्रॉन पेयर इफेक्ट, इनर्ट इलेक्ट्रॉन पेयर इफेक्ट। फिर यहां पर आते हैं, ये क्या है? हाँ नॉन मेटल, और यही टॉपिक हम लोग का चल रहा है। यहां के जो एलिमेंट हैं, यहां के एलिमेंट जैसे हमने लिया 3 एलिमेंट हम लोगों ने लिए। सल्फर लिया, नहीं पहले फास्फोरस, सल्फर है, फास्फोरस और क्लोरीन। ये 3 एलिमेंट हम लोग रेफरेंस पे ले रहे हैं। अभी हम लोगों ने किसका कंप्लीट किया? फास्फोरस का कंप्लीट किया। अब हम लोग सल्फर करेंगे, क्लोरीन करेंगे। ये तीनों पहली बात तो नॉन मेटल है, और लोकेशन कहां पे है इनकी? पी ब्लॉक में है। बहुत अच्छा। अच्छा, और फिर हम क्वेश्चन आपसे कर दें कि ये एलिमेंट्स वेरिएबल कोवैलेंसी क्यों शो करते हैं? उसका रीजन क्या? वैकेंट डी ऑर्बिटल। बहुत अच्छा, बस यही चीज आपको लर्न कर लेना है कि दीज एलिमेंट्स एग्जिट वेरिएबल कोवैलेंसी ड्यू टू वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, है ना। तो अच्छा, डी ऑर्बिटल किस एलिमेंट के पास होता है? क्या कंडीशन होनी चाहिए उसके पास? किस पीरियड का एलिमेंट होना चाहिए उसको? हाँ, जिसके पास डी ऑर्बिटल रहे। हाँ उसके आगे मतलब, हाँ ठीक है। इसीलिए देखिए अगर हम सेकेंड पीरियड की बात करें, सेकेंड पीरियड की बात करें तो जैसे यहां की बात करें, सेकेंड पीरियड के यहां पे किसी एलिमेंट का नाम बताइए। हाँ बहुत अच्छा। ये कौन सा एलिमेंट होगा? अगर इसको हम 0 गैस कर दें, ये कौन सा एलिमेंट होगा सेकेंड पीरियड में? नहीं, 0 को छोड़ करके, इसलिए मैंने कहा इसको छोड़ दीजिए। फ्लोरीन आ गई। बहुत अच्छा, फ्लोरीन है। फ्लोरीन के पास जो वैलेंसी है वो किस तरह की वैलेंसी? मतलब वेरिएबल है कि नहीं फ्लोरीन के पास वैलेंसी? वेरिएबल नहीं है इसके पास, वेरिएबल नहीं है। अभी तो ये बात हम लोग कर रहे हैं, सेकेंड पीरियड के पास वेरिएबल वैलेंसी नहीं है। क्यों नहीं है? डी ऑर्बिटल नहीं है। बहुत अच्छा, फिर पूछे क्वेश्चन करें डी ऑर्बिटल क्यों नहीं है? सेकेंड पीरियड का है। सेकेंड पीरियड के पास 2 शेल्स होती हैं। सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स हैव गॉट 2 शेल्स, उनके पास 2 शेल होती हैं। और उनके सेकेंड शेल में कौन कौन सी सब शेल होती हैं?
पहली बात तो देखिए, जैसे फर्स्ट शेल में कितनी सब सेल्स होंगी? एक ही, 1 होगा। कौन सी होगी? तो एस सब सेल होगी। फिर सेकंड में कितनी होगी? तो 2 होगी। कौन सी होगी? एस और पी होगी। फिर 3 में आते हैं तो 3 आएगा, एस पी एंड डी आता है। ये हो गया। तो ये जो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, दे डू नॉट एग्जिबिट वेरिएबल कोवेलेंसी। वेरिएबल कोवेलेंसी व्हाई? बिकॉज दे डू नॉट हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। चलिए फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम लोग आगे वेरिएबल कोवेलेंसी ऑफ सल्फर। चलिए स्टार्ट करिए वेरिएबल कोवेलेंसी ऑफ सल्फर। तो सबसे पहले तो सल्फर का आप कॉन्फ़िगरेशन कर दीजिए। सब हैं? हाँ, हेडिंग करिए वेरिएबल कोवेलेंसी ऑफ सल्फर। वेरिएबल कोवेलेंसी ऑफ सल्फर। सल्फर ब्रैकेट पे लिखिए 2,4,6, 3 वैलेंसी है इसकी। वेरिएबल कोवेलेंसी ऑफ सल्फर 2,4,6, 2,4,6। फिर पहले कॉन्फ़िगरेशन करिए। 16 एटॉमिक नंबर है इसका, 16s। तो हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। 3s2 पे कितना गया स्नेहा? 12 चला गया और 16 तक आना था। तो 3s के बाद हाँ, बहुत अच्छा, 3p4 कर दिए, 3p4 करिए। तो फिर अगले स्टेप पे लिखिए ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। राइट, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, जिसको अभी तक हम लोग कॉन्फ़िगरेशन कहते थे, वो ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन ही होता था। तो फिर से वही रिपीट कर दीजिए। 3s2, खाली लास्ट वाला कर देते हैं, 3s2, 3p4। अब इन ऑर्बिटल्स को जरा बना के दिखा दिए बॉक्स के फॉर्म में। 3s एक हमने बनाया 3s, और 3p कैसे बनाए? बड़ा बना करके उसमें 3 पार्ट कर दीजिए। हाँ, इलेक्ट्रॉन डालिए 3s में कितना? 2, और p में हाँ ये गया। हाँ, इस ऑर्बिटल का नाम बताइए। px ऑर्बिटल है ये, है ना? नाम भी लिख दीजिए, चाहे py, pz। और ये कौन सा है? 3s। तो आप देखिए जरा, हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो फिर आगे लिखिए देयरफॉर वैलेंसी इज इक्वल टू 2। देयरफॉर वैलेंसी इज इक्वल टू 2। अच्छा, अब फिर अगले स्टेप पे लिखिए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अब इलेक्ट्रॉन को जंप कराते हैं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो अब जरा रुकिए, लिखना बंद करिए, इसको देखिए कौन सा इलेक्ट्रॉन जंप कराया जाए पहले। अभी देखिए, पहले अगर निकालना है इलेक्ट्रॉन तो पहले 3s से निकालेंगे, पहले 3p से निकालेंगे। हाँ, नहीं, पेयर्ड का क्या मतलब? नहीं समझे, पेयर्ड से क्या रिलेशन था? जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा वही सबसे पहले निकलेगा। तो कौन सा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से सबसे दूर है? p वाला है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन ने बाद में फिल किया है। तो सबसे पहले p से निकालेंगे। p से निकाल के कहाँ डालें? d में डालें। तो इसलिए गया, देखिए ये 3p4 से 3p3 हो गया और एक इलेक्ट्रॉन d में चला गया। ठीक है, तो लिखिए 3s2, 3p3, 3d1, 3d1 और ऑर्बिटल दिखा दीजिए। फिर उसी तरह से बनाइए, 3s में पेयर्ड कर दीजिए, 3p, हाँ तीनों एक एक डाल दीजिए, और फिर 3d, ऐसे 1 2 3 4, 4 करेंगे तो 5 हो जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन डाल दीजिए 3d में। यहां ऐसे नाम लिख लीजिए, ये 3d है, ऐसे लिखा।
ये 3p है और ये 3s। तो अब देखिए अनपेयर्ड कितने दिखाई पड़ रहे हैं? 4। तो अब लिखे देखो वैलेंसी इज इक्वल टू 4, देखो वैलेंसी इज इक्वल टू 4। हाँ, फिर इसको देखिए, अब इलेक्ट्रॉन एक s से जंप कराएंगे, कहां ले जाएं? d में। तो ले जाएंगे तो d में दो हो जाएगा ना, एक पहले से था। तो अब लिखिए अगले स्टेप पे सेकेंड एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। तो अब ये हो गया 3s1 3p3 3d2। फिर से ये ऑर्बिटल वाला कॉपी कर दीजिए, 3s को पेयर्ड कर दीजिए। 3, हाँ सॉरी, अब तो 3s में एक हो जाएगा ना। हाँ, तो एक इलेक्ट्रॉन हटा दीजिए, यहां से एक इलेक्ट्रॉन हटा दीजिए। एक इलेक्ट्रॉन यहां से हटा दीजिए और एक इलेक्ट्रॉन जो है हाँ d में डाल दीजिए। ये हो गया। तो 3s1 3p3 और 3d2 हो गया। तो अब अनपेयर्ड कितने? 6 हो गया। देयरफॉर वैलेंसी इज इक्वल टू 6, देयरफॉर वैलेंसी इज इक्वल टू 6। तो अब साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि फास्फोरस एग्जिबिट्स वेरिएबल कोवैलेंसीज ऑफ 2, 4, हाँ सल्फर, सल्फर, हाँ सल्फर 2, 4, 6 करता है, 2, 4, 6 करता है। ठीक है, फिर एक एग्जाम्पल नीचे लिखिए। एग्जाम्पल में लिखिए SCl2, ये कंपाउंड्स हैं सल्फर के, SCl2, SF4 एंड SF6। फिर तीसरा एग्जाम्पल लिखिए वेरिएबल कोवैलेंसीज ऑफ क्लोरीन। यही 3 एलिमेंट है जहां क्वेश्चन आपको मिलेंगे, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन, वेरिएबल कोवैलेंसीज ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन की इसमें यहां कितनी वैलेंसीज हैं? इसके पहले आपको क्या पता रहा होगा क्लोरीन की वैलेंसी? हाँ 17 है। देखिए जैसे अगर हम NaCl फॉर्मूला लिखते हैं, NaCl, तो क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है इसमें? अच्छा, जैसे Na लिखा है, ये Cl लिखा है। अगर हम यहां पे देखें, हम ऐसे लिखते CaCl2 लिखते, तो देखिए ये जो नंबर होता है ये इसकी वैलेंसी बताता है और इसका नंबर इसकी वैलेंसी बताता है। दोनों 1 हो जाएगा, दोनों 1 हो जाएगा। जैसे यहां पर देखिए कैल्शियम की वैलेंसी कितनी है? 2 है और क्लोरीन की 1 है, ऐसे पता लग जाता है। ठीक है, तो उसी तरह से अब ये करना चाह रहे हैं, क्लोरीन की वैलेंसी ज़्यादातर बच्चों को 1 पता रहती है, 1, लेकिन 11th में आके पता लगता है कि नहीं, क्लोरीन के पास 4 वैलेंसी है, 4 वैलेंसी। और अब हम टर्म यूज करेंगे क्लोरीन हैज़ वेरिएबल वैलेंसीज, नॉट वैलेंसी, इट हैज़ गॉट वेरिएबल वैलेंसी। तो पता लगता है कि कई वैलेंसीज होती हैं इसकी, और वेरिएबल वैलेंसीज ऑफ 1, 3, 5, 7, 4 वैलेंसी है। तो ये 4 वैलेंसी क्यों है इसके पास? बिकॉज ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल, वैकेंट d ऑर्बिटल। फिर वही क्वेश्चन कर दें कि क्लोरीन के पास ये वैकेंट d ऑर्बिटल कहां से आ गया? क्योंकि थर्ड पीरियड का है। बहुत अच्छा। देखिए जितना ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे हम लोग, जितना ज़्यादा क्वेश्चन उतना कंसेप्ट क्लियर होगा। भाई जब तक बच्चा एफर्ट नहीं करेगा तब तक सीखेगा कहाँ से? और स्कूल में ये होता नहीं, ये हमको पता है, स्कूल में ये नहीं होता, क्योंकि वही है ना कि सारे टीचर्स, एक रीज़न और भी, इतने सारे बच्चे रहते हैं कि वो टीचर
आधा टाइम तो अटेंडेंस निकालने में चला जाता है उसका। टीचर्स पूछते भी उनसे जिनको आता नहीं, हाँ उनको चांस नहीं देंगे। हाँ, तो ये भी गलत चीज़ है ना। तो इसलिए पहले टीचर्स की क्लास होनी चाहिए पहले कि हाउ टू टीच। सबसे पहले तो आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए, टीचर को सबसे पहले गुस्सा नहीं आना, नहीं तो फिर आप टीचर नहीं हैं। और बच्चे, दूसरी बात आप ये मान के चलिए कि ये बच्चे हैं, ये बड़े नहीं हैं। तो बच्चा कब पढ़ना चाहता है? बच्चा नंबर 1 पे जिंदगी में क्या रखना चाहता है? खेलना खेलना खेलना, ठीक है। लेकिन फिर क्या होता है, जब आप उसके पीछे पड़ते हैं बार बार, फिर जब वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तब आके पैर छूता है कि सर आज हम जो हैं आपकी वजह से हैं, तब। लेकिन उस समय अगर हमने बच्चे की सुनी होती, बच्चा तो बच्चा होता है, उसको कहाँ ज्ञान है यार, उसका दिमाग खेलने में लगा, उसका दिमाग गर्लफ्रेंड में लगा हुआ है। तो अब हमारी जिम्मेदारी, नहीं तो हम बड़े कहाँ के हुए फिर? अगर हम भी आपके लेवल पे कि अब तुमको पढ़ाई लिखाई इसको मतलब नहीं है कि तुम पढ़ाई लिखाई कम करते हो, अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड यही सब के रहते हो, अरे यार ठीक है, इट्स ओके। आप ऐसा करिए, आप पढ़ाना शुरू करिए, उसका ध्यान इधर आ जाएगा उधर से हट करके। तो आप कुछ मत करिए, उसको ज्ञान ना दीजिए, ज़्यादा कुछ मत कहिए उसके बारे में, आप खाली यहाँ काम करना शुरू कर दीजिए, उसका माइंड अपने आप डाइवर्ट होकर यहाँ आ जाएगा और यहाँ उसकी तारीफ करना शुरू कर दीजिए, तो आपकी क्लास में बैठना शुरू कर देगा, वो पढ़ने लगेगा, ठीक है। तो लेकिन चलिए, अब दूसरों को तो बदल नहीं सकते, अपने आप को काम करते हैं, बट मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अपने आप से खूब क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन खूब करिए, तो उससे कंसेप्ट क्लियर होता है। क्लोरीन की वेरिएबल वैलेंसी, सबसे पहले क्या किया जाए, सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाए। तो एटॉमिक नंबर 17 स्टार्ट करिए, 1s2 बोल के लिखिए, 1s2, 2s2, 2p6, 2p6 पे कितना हो जाएगा? हाँ बहुत अच्छा। फिर 3, 2, ये कितना हो गया? 12। ऐसे बार बार बोला करिए, करते करते रट जाएगा। हाँ 3s2 पे 12, तो 17 तक करना था, 5 हो गया, बस 3p5 हो गया, 3p5 हो गया। तो itself it is ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। तो फिर अगले लाइन में लिखिए ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। तो अब हम खाली वैलेंस शेल का लिख रहे हैं, खाली आउटरमोस्ट शेल का लिख रहे हैं, तो लिखिए 3s2 3p5, 3s2 3p5। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाने के लिए क्या किया जाए? ऑर्बिटल, बहुत अच्छा। तो दिखा दीजिए जरा फिर, 3s पेयर्ड कर दीजिए और 3p के अंदर 1 2 3 4 5, एक अनपेयर्ड हो गया, एक अनपेयर्ड हो गया, देयर इज ओनली 1 अनपेयर्ड, तो वैलेंसी इज इक्वल टू 3। वैलेंस, हाँ 1 सॉरी, वैलेंसी इज इक्वल टू 1, वैलेंसी इज इक्वल टू 1। फिर अगली लाइन में आइए, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। अब रुक जाइए जरा, यहां से देख के बताइए कौन सा इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे और कहां जंप करेंगे? हाँ डी में जाएगा, बहुत अच्छा। तो चलिए फिर आगे फिर ऑर्बिटल बनाइए, 3s को परेशान ना करिए, 3s वैसे रहने दीजिए, 3p में 1 2 3 4 हो जाएगा ना, 4, और एक इलेक्ट्रॉन उठा के डी में डाल दीजिए, 1 2 3 4, ये आ गया, डी में एक इलेक्ट्रॉन हो गया। तो अब कितने अनपेयर दिखाई पड़ रहे हैं? अब 3 हो गए। तो अब आगे लिखिए, देखो वैलेंसी इज इक्वल टू 3, therefore valency is equal to 3, is equal to 3। ये चैप्टर स्कूल में हो गया होगा, तो ये सब कुछ नहीं करा है। इतने डिटेल में मतलब ये क्लोरीन सल्फर ये सब पढ़ाई होता है और दिखवाते हैं ज़्यादातर। हाँ समझाते नहीं है, समझाते नहीं, यही तो दिक्कत है ना। चलिए फिर अगला करिए, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन,
और फिर आप ही बताइए कहाँ से कहाँ जंप करें। सर पी में से निकाल के पी। बहुत अच्छा, तो पी में कितना बचेगा फिर? सर 3 बचेगा, तो बना दीजिए फिर। तो ये हो गया, पहले ऐसे लेटर्स में लिखिए 3s2, हाँ, फिर ऑर्बिटल दिखा दीजिए। 3s पेयर्ड है, 1 2 3, पी में 3 हो गया और डी में 2 कर दीजिए फिर, 1 2 3 4, ये डी में 2 हो गया, देयरफॉर वैलेंसी इज इक्वल टू 5 हो गई। फिर एक और हो जाएगा, लिखिए थर्ड एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, थर्ड एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, थर्ड एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। अब कहाँ से जंप किया जाए? हाँ, एस से जंप कर दीजिए, तो हो गया 3s1, 3s1 3p3 3d3, बहुत अच्छा। ऑर्बिटल बना दीजिए, 3s से एक डाल दीजिए, 3p में 3 हो गया और d के अंदर कितना? d के अंदर 3 डाल दीजिए, हाँ, d के अंदर 3 डाल दीजिए, डी, हाँ, वैलेंसी 7, बहुत अच्छा, वैलेंसी 7, वैलेंसी 7। अब नीचे एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल लिखिए, ClF, ClF, ClF में देखिए क्लोरीन की वैलेंसी कितनी? 1, नाम है क्लोरीन मोनोफ्लोराइड, क्लोरीन मोनोफ्लोराइड। फिर देखिए ClF3, ClF3, तो ये 3 किसके लिए आ रहा है? किसकी वैलेंसी? क्लोरीन की, 3 वैलेंसी हो गई और नाम हो गया क्लोरीन ट्राईफ्लोराइड, क्लोरीन ट्राईफ्लोराइड। हाँ, फिर देखिए ClF5, Cl5 हो गई वैलेंसी, बहुत अच्छा, क्लोरीन पेंटाफ्लोराइड और ClF7, ClF7, इसमें वैलेंसी 7 आ रही है, क्लोरीन हेप्टाफ्लोराइड, हाँ, हेप्टा मतलब 7, हाँ 7 हो गया हेप्टाफ्लोराइड। फिर अगला टॉपिक स्टार्ट करिए, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स। और फिर एक्सप्लेनेशन पहले सुनिए। पहली प्रॉपर्टी है फिजिकल स्टेट, हाँ, अभी पहले सुनिए, एक्सप्लेनेशन सुनिए, फिर अभी लिखाते हैं आपको। अगर हम लोग आयनिक कंपाउंड की बात करें, कोई आयनिक कंपाउंड आपके दिमाग में आता है? अगर हम कहें कोई एग्जाम्पल दे दिए आयनिक कंपाउंड का, तो कोई कंपाउंड दिमाग में आएगा आपके? हाँ हाँ, वो ठीक है, कोई एग्जाम्पल बताइए हमें। NaCl, बहुत अच्छा, NaCl। तो अब ये बताइए, इसकी फिजिकल स्टेट बताइए NaCl की। नहीं, हम फिजिकल स्टेट पूछ रहे हैं, NaCl की फिजिकल स्टेट नहीं। जैसे इसको रोज खाते हैं कि नहीं, तो सॉल्ट की स्टेट क्या होती है? तो वही तो पूछ रहे हैं हम, फिजिकल स्टेट का मतलब क्या? सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो आयनिक कंपाउंड्स सॉलिड होते हैं, सारे आयनिक कंपाउंड सॉलिड होते हैं, सारे आयनिक कंपाउंड सॉलिड होते हैं। अच्छा, कोवलेंट कंपाउंड को देखिए, आयनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड किसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है? किसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है? आंसर इज कोवलेंट कंपाउंड्स में। आयनिक में क्यों सबसे ज्यादा है? तो इसकी वजह से अट्रैक्टेड रहते हैं ना, इलेक्ट्रोसिटी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आयनिक बॉन्ड तो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, हाँ। तो कोवलेंट पे उतना फोर्स नहीं होता है। जब कोवलेंट पे उतना फोर्स नहीं होगा, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा है तो उसकी फिजिकल स्टेट पे क्या फर्क पड़ेगा?
सबसे ज्यादा है अगर, तो फिजिकल स्टेट आप क्या कहेंगे, सॉलिड हो गया। कम हुआ थोड़ा सा लिक्विड हुआ, और कम हुआ तो गैस हो गया, ये कहना चाह रहे हैं। अच्छा फिर देखिए जरा, ज्यादातर कोवेलेंट यहां पर है। अब फिर क्वेश्चन आ रहा है कि ऐसा क्यों, तो क्या आंसर करें, अब आंसर हो जाना चाहिए आपसे। हाँ, उनका फोर्स ऑफ रिडक्शन कम होता है, उनका फोर्स ऑफ रिडक्शन कम होता है, तो आपको रटना नहीं पड़ेगा कि कोवेलेंट कंपाउंड्स, मोस्ट ऑफ द कोवेलेंट कंपाउंड्स आर, हाँ, दे हैव लो फोर्स ऑफ रिडक्शन एंड दैट्स व्हाई दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एंड गैस। फिर थोड़ा दिमाग लगाते हैं, लिक्विड ज्यादा होगा कि गैस ज्यादा होगा। जो कंपाउंड्स हैं, जैसे आयनिक कंपाउंड तो सारे सॉलिड होते हैं, सारे सॉलिड होते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड ज्यादा लिक्विड होते हैं कि ज्यादा गैस होते हैं, ये क्वेश्चन। गैस होते हैं, क्यों? गैस के एग्जाम्पल हैं भाई। आप देखिए CO2 को देख लीजिए, CO2 कोवेलेंट है कि नहीं? CO2 कोवेलेंट है, कैसे पता लगा? क्योंकि दोनों नॉन मेटल हैं, कार्बन भी नॉन मेटल, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल। अगर एक मेटल होता है एक नॉन मेटल तो ये आयनिक हो जाता, दोनों नॉन मेटल है इसलिए ये कोवेलेंट हो गया, और ये गैस हो गया। तो ज्यादातर तो गैसेस हैं, कुछ कंपाउंड्स लिक्विड भी हैं, कुछ कंपाउंड्स लिक्विड भी हैं। देखिए C2H5OH एथेनॉल लिक्विड होता है, एल्कोहल लिक्विड होता है। ये देखिए CH4, क्या है ये? CH4 मीथेन, इट इज अ गैस, इट इज अ गैस, है ना। इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, सारी तो गैसेस हैं। तो ज्यादातर कोवेलेंट कंपाउंड गैस होते हैं, कुछ लिक्विड हैं और कुछ सॉलिड भी हैं। कुछ बहुत कम हैं, लेकिन हैं, मतलब ये नहीं कह सकते कि है ही नहीं, थोड़े हैं लेकिन कम हैं। अच्छा, फिर अगर ये करते हैं, अब तो मेरे ख्याल से समरी आपको याद हो गई होगी कि आयनिक कंपाउंड सारे सॉलिड हैं, सारे सॉलिड हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ रिडक्शन सारे सॉलिड हैं, लेकिन कोवेलेंट के अंदर तीनों हैं। गैस है, हाँ गैस है, फिर लिक्विड है, फिर सॉलिड है। बहुत सारे, बहुत कम, जैसे हमने कर दिया डायमंड, ग्रेफाइट, सॉलिड हो गए। जहां पे फोर्स ऑफ रिडक्शन ज्यादा हो गया तो उनकी स्टेट सॉलिड हो जाएगी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन नोट करिए। अब लिखिए फिजिकल स्टेट, पहली प्रॉपर्टी फिजिकल स्टेट, हेडिंग करिए फिजिकल स्टेट। देन राइट कोवेलेंट कंपाउंड्स में एग्जिस्ट, कोवेलेंट कंपाउंड्स में एग्जिस्ट एज सॉलिड्स, सॉलिड्स कॉमा हाँ कोवेलेंट कंपाउंड्स में एग्जिस्ट एज सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, फुल स्टॉप। मोस्ट ऑफ दीज कंपाउंड्स exist either in gaseous state, or in liquid state, full stop. However, in certain cases, the intermolecular forces are stronger
are stronger, full stop. In such cases, the covalent compounds, exist as solids, like urea. यूरिया आपने देखा होगा क्या? यूरिया नहीं देखा होगा। यूरिया का नाम सुना? यूरिया क्या होता है? यूरिया इज अ फर्टिलाइजर, खाद में यूज करते हैं। यूरिया इज अ फर्टिलाइजर। इसको खेत में डालते हैं और इट इज ऑल्सो यूज एज अ एनिमल फीड। जैसे जब एनिमल फीड, ये लिखिए एनिमल फीड का मतलब क्या हो गया? खिलाते हैं, चारा देते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे जब उनको घास देते हैं, भूसा देते हैं, यही सब देते हैं, उसी में यूरिया मिला देते हैं, तो उससे दूध वो ज़्यादा देती हैं भैंस। हाँ, तो इसलिए हम उनके फायदे के लिए नहीं देते यूरिया, उनको अपने फायदे के लिए देते हैं है ना। तो उससे मिल्क का प्रोडक्शन उनका बढ़ जाता है। और यही वो कंपाउंड था, यूरिया का फॉर्मूला ये NH2CONH2, ब्रैकेट में लिख लीजिए NH2CONH2। और ये सबको पता रहता है कि यूरिया वॉज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना। यहीं से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू होती है। अगर ये कंपाउंड ना डिस्कवर हुआ होता तो आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना पढ़ रहे होते, है ना। और मेरे से बिना बताए रहा नहीं जाता है कि जिसने इसको डिस्कवर किया था 16 इयर्स का था वो। हाँ, जिसने इसको डिस्कवर किया था। भाई आपकी एज क्या होगी इस समय? 15-16 ऐसे रहती। हाँ, 15-16 ऐसे रहती है। तो आप ज़्यादातर बच्चों को 11th में अपने बारे में क्या लगता है कि हम छोटे हैं कि बड़े हैं? आजकल तो सबको लगता है हम छोटे हैं। हाँ, और सच्चाई क्या होती है? ना आप छोटे होते हैं ना आप बड़े होते हैं, जो आप अपने बारे में सोचते हैं वही हो जाते हैं आप। तो इसका उम्र से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उतनी एज में कोई इतना बड़ा काम कर रहा है कि पूरी दुनिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रही है। 16 साल की उम्र में दुनिया उसको बच्चा समझ रही है और वो दुनिया को बच्चा समझ रहा है कि तुमको कुछ नहीं आता। नहीं, लोग कहते हैं कि ऐसे ही थोड़े ना मेरे बाल धूप में सफ़ेद हुए हैं। तो वो क्या है भैया, भगवान जाने कहाँ सफ़ेद हुए, आप जानिए। आप इससे क्या फ़र्क पड़ता है? जब आपको यूरिया नहीं पता है तो क्या मतलब है इससे फिर तो यूरिया सॉलिड होता है ना, और फर्टिलाइजर में यूज़ करते हैं। एंड किस तरह की बॉन्डिंग होती है यूरिया में? इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ वॉट एवर बॉन्डिंग। अभी जो हम लोग का टॉपिक क्या चल रहा है, किस तरह का बॉन्ड पढ़ रहे हैं? यस, कोवैलेंट बॉन्ड। हाँ, सारे कोवैलेंट के एग्जाम्पल चल रहे हैं। फिर आगे चलिए, यूरिया के बाद कॉमा लगाइए शुगर। शुगर तो आप इमेजिन कर ही सकते हैं, शुगर तो स्टेट क्या सॉलिड होता है, चीनी सॉलिड स्टेट की शुगर। एंड शुगर का मतलब जैसे ये NH2CO, तो शुगर नहीं, शुगर कोई एक कंपाउंड नहीं है। शुगर हम कार्बोहाइड्रेट्स को बोलते हैं। जिसको कुछ नहीं पता है वो शुगर का मतलब चीनी समझता है। ज़्यादातर लोग चीनी समझते हैं, नहीं, वो ये होता है, ग्लूकोज होता है। और शुगर्स में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, ये सारे शुगर हैं, है ना। स्टार्च, सेलुलोज, सबको मिला के शुगर कहा जाता है, सबको मिला के शुगर। तो शुगर का कोई एक फॉर्मूला नहीं है। तो हमने लिखा शुगर एंड ग्लूकोज एटसेट्रा, फिर सेकेंड प्रॉपर्टी करिए मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। और फिर थोड़ा सा हम लोग दिमाग लगाते हैं, जब कोवैलेंट कंपाउंड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आयनिक कंपाउंड से थोड़ा सा कम होता है
तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए जरा, KCl इज व्हाट टाइप ऑफ कंपाउंड? ये पोटेस आयनिक हो गया। और एसिटिक एसिड क्या है? कोवेलेंट है। कैसे पता लगा? क्योंकि नहीं है। कौन दोनों? हाँ, नहीं ऐसे नहीं देखते। जब हम लोग बॉन्ड की बात करते हैं तो बॉन्ड हमेशा एटम के बीच में होता है, एटम्स के बीच में। तो इसमें जितने एटम्स हैं, कार्बन है 3 हाइड्रोजन, फिर कार्बन, फिर 2 ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन, सबके बीच में जो बॉन्ड है वो कोवेलेंट बॉन्ड है। ये कैसे पता लगा? क्योंकि ये सारे एलिमेंट नॉन मेटल हैं। तो जब भी बॉन्ड, हाइड्रोजन इज ऑल्सो नॉन मेटल ना, है ना, हाइड्रोजन इज ऑल्सो अ नॉन मेटल। तो इफ द बॉन्ड इज बिटवीन नॉन मेटल एंड नॉन मेटल तो इट इज अ कोवेलेंट। तो ये पूरा कोवेलेंट है, ये आयनिक है। तो हमने एग्जांपल में देखा KCl इज ग्रेटर देन एसिटिक एसिड, मतलब एसिटिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट KCl से ज्यादा होगा। यार ध्यान से नहीं बोल रहे हैं आप, तो आपने तो कम कहा। तो वही कह रहे हैं, खूब ध्यान से बोलिए भाई, जो आप बोलेंगे वही तो हम समझेंगे ना। एग्जाम में जो आप लिख के आएंगे उसी पे नंबर मिल जाएगा। तो हमने ये कहा कि KCl का बॉइलिंग पॉइंट एसिटिक एसिड से ज्यादा होता है। क्यों? आयनिक कंपाउंड। बस हो गया, नोट करिए। देखिए, कोवेलेंट कंपाउंड्स हैव लोअर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, than ionic solids, due to weak intermolecular forces, intermolecular forces in covalent compounds। फिर एक एग्जाम्पल कर दीजिए। एग्जाम्पल में लिखिए KCl ग्रेटर देन एसिटिक एसिड, KCl ग्रेटर देन एसिटिक एसिड। फिर अगली करिए नंबर 3, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। फिर जरा एक्सप्लेनेशन देखिए। जैसे NaCl होता है, तो NaCl में तो ये देखिए नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, आयंस होते हैं, कैटायंस एनायंस। लेकिन अगर ये जैसे ये कंपाउंड मीथेन है, फिर एथेनॉल है या कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें कोई चार्जेस होते हैं क्या? कोई चार्ज नहीं होता। चार्ज कब आता है? चार्ज, हाँ बोले, मेटल नॉन मेटल रहे, या चार्ज तब आता है जब कोई एलिमेंट हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाए, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा वो। तो जब सारे नॉन मेटल्स हैं तो ऑल नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है, तो इसलिए इनके पास चार्जेस नहीं होते। तो अगर चार्ज नहीं है, इसी से तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है ना। आपको पता है कि नहीं, जो प्योर वाटर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है कि नहीं? प्योर वाटर नहीं करता है। प्योर वाटर नहीं करता है। क्यों नहीं करता? क्योंकि इसके पास उतने आयंस नहीं होते। और कंडक्टिविटी कैसे होती है? आयंस की हेल्प से होती है। जैसे अगर आपको याद हो 3 इडियट्स मूवी आई थी, तो उसका एक सीन था जो हॉस्टल में, मतलब जैसे ऐसे तार जो है लगा करके, करंट उसमें लगा के,
है, हाँ, और वहाँ टॉयलेट किया था उसने, है ना। टॉयलेट में क्या मिला उसको? टॉयलेट से क्या मतलब? नहीं, टॉयलेट में NaCl भी होता है, नमक होता है, यूरिन में नमक होता है, तो नमक में तो ये आयंस मिल गए, तो कंडक्टिविटी तेज जाएगी और करंट मारेगा उसको फिर। तो अगर आयनिक कंपाउंड्स हैं, पानी है, उसी में लाके नमक डाल दीजिए आप, अब करंट फ्लो करेगा, इसमें बहुत तेज से फ्लो करेगा, बहुत तेज से फ्लो करेगा, ठीक है। लेकिन अगर प्योर कोवलेंट है तो कंडक्टिविटी नहीं शो होगी, है ना। मतलब हमने क्या किया कि जैसे कोई सर्किट हमने बनाई और बीच में वायर को कट कर दिया, वायर को कट करके एक इधर डाल दिया, एक इधर डाल दिया, बीच में ये पानी में भर दिया, प्योर वाटर में, तो अब बल्ब जलेगा क्या? अब नहीं जलेगा। लेकिन अगर हमने इसी पानी में NaCl डाल दिया, अब बल्ब जल जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब कि कंडक्टिविटी हो गई, हो रही है, कंडक्टिविटी हो रही है, मतलब करंट यहां से यहां फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो नॉर्मली जो कोवलेंट कंपाउंड है वो कंडक्टिविटी नहीं शो करते हैं, ठीक है। नोट करिए, लिखिए कोवलेंट कंपाउंड्स डू नॉट, कोवलेंट कंपाउंड्स डू नॉट हैव positively or negatively charged ions, positively and negatively charged ions, negatively charged ions, then comma, कोवलेंट कंपाउंड्स, नहीं आयंस, फिर उसका कॉमन नहीं, एंड इन द एब्सेंस ऑफ, and in the absence of these ions, and in the absence of these ions, covalent compounds, absence of ions, covalent compounds usually do not conduct electricity, in the fused state, फिर अगली प्रॉपर्टी करिए सॉल्बिलिटी। अभी जब तक फिजिक्स वाले सर नहीं आ रहे, 5 प्रॉपर्टी खत्म कर लिया जाए, हाँ 2 और बची बस। लिखिए सॉल्बिलिटी, फिर एक्सप्लेनेशन सुनिए पहले। जब हम लोग सॉल्बिलिटी की बात करते हैं तो एक सेंटेंस रट लेते हैं, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, इसको रट लेते हैं, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। इसका मतलब क्या हो गया कि पोलर भी डिजॉल्व करेगा, नॉन पोलर भी डिजॉल्व करेगा, और समझेगा लाइक डिजॉल्व लाइक, है ना। जो जैसा है वैसे भी डिजॉल्व करेगा। जो पहले भी हम लोगों ने कहा था, जैसी मति वैसी गति, जैसी मति वैसी गति। तो इसका मतलब कि आयनिक कंपाउंड डिजॉल्व करना है, सॉल्वेंट बताइए। आयनिक कंपाउंड को डिजॉल्व करना है तो सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए? अच्छा, पोलर वो होते हैं जिनके अंदर चार्जेस होते हैं, जैसे NaCl था तो Na+Cl- दोनों चार्जेस है उसके अंदर। हाँ, तो आयनिक कंपाउंड पोलर होता है, तो इसको डिजॉल्व करने के लिए सॉल्वेंट भी पोलर होना चाहिए, ठीक है। और अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड डिजॉल्व करना है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ज़्यादातर नॉन पोलर होते हैं, तो उनके लिए सॉल्वेंट नॉन पोलर होना चाहिए, ठीक है, नॉन पोलर। बहुत अच्छा, तो चलिए स्टार्ट करिए। लिखिए कोवलेंट कंपाउंड्स आर जनरली insoluble in water, generally insoluble in water
अगर हम पानी में ऑयल डाल दें तो डिसॉल्व करेगा। पानी में घी डाल दें, पानी में पेट्रोल डाल दें, डीजल, केरोसिन, नहीं डिसॉल्व करता। क्यों नहीं डिसॉल्व करता? क्योंकि पानी तो पोलर होता है और ये सारे नॉन पोलर थे। तो ये याद रखिएगा, कोवलेंट कंपाउंड्स आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर, फुल स्टॉप। सम कोवलेंट कंपाउंड्स like alcohols, carboxylic acids, and amines, etc. are soluble in water, due to hydrogen bonding। ये हम लोग का अगला टॉपिक है। 3 बॉन्ड हम लोग को करने थे इसमें, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट और हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अगला बॉन्ड हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड आएगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को अंडरलाइन करिए, अगला टॉपिक भी आएगा ये, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फुल स्टॉप। कोवलेंट कंपाउंड्स आर soluble in non-polar organic solvents, like benzene, toluene, फिर toluene, 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 and ether, etc. फिर लास्ट प्रॉपर्टी करिए, आइसोमेरिज्म। बस यहां पर एक सेंटेंस खाली लिखिए, कोवलेंट कंपाउंड्स exhibit isomerism। कोवलेंट कंपाउंड्स exhibit isomerism। फिर एक एग्जाम्पल कर दीजिए, C3H7Cl, C3H7Cl। फिर इसके 2 आइसोमर बनाएंगे हम लोग। पहला आइसोमर लिखिए CH3CH2CH2Cl। 1 क्लोरोप्रोपेन कर दिया, 1 क्लोरोप्रोपेन। हाँ, इसका नाम है 1 क्लोरोप्रोपेन। फिर दूसरा आइसोमर बनाते हैं, क्लोरीन को सेकेंड कार्बन पर लगा दीजिए, CH3 CHCl देन CH3। हाँ, CH3 CHCl देन CH3। This became 2 chloropropane। ठीक है, बस इतना करते, फिर अगला लेक्चर आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग। थैंक यू।